दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोसिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। शायद अभी अभी नहाकर उठी थी क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहकर फिर अपनी क्रोसिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैराज में ही है, तो वे कहाँ जा सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है, आज जैसे चंदर को जानते ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोसिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की प्रतिलिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब निबंध आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोसिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें सब बातें अच्छी नहीं लगती, जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से में कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो क्या पूजा करेंगे और तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो? चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताबें खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर पड़े। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम तुम आए क्यों नहीं? सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतना नाराज हो पगली? हाँ इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम जाओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस बात पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है। सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी तो सुनो। शाम को गेशु का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं?
गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती? और आप इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया। तो पापा से पूछ के चली जाती। और फिर गेसू के यहाँ तो तुम अक्सर आती जाती हो। तो आज तो डांस भी करने को कहा था उसने, फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर इतना क्या रोना? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना। तुम्हें क्या लगता है गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तिहान आ रहे हैं, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गया। अच्छा देखो, आज कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को बुला लाइए, वरना हम सब इन किताबों में लगा देंगे आग, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद दिलाया, बिसरिए से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपयों की ज़रूरत भी है। आज दोपहर को ज़रूर से, सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, वह टाइप हो गया? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज़ के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है। अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी, अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यही है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेली रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई है। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी अच्छा। चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशक्तिक स्वर में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या बला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई है। ए खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम, लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे तस्तरी क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई हो, सऊर नहीं है जरा सा भी, चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नौन दो, अंधा कहे मेरी आँख फोड़ी, सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्टोरेंट में मुसलमान के हाथ का खाना खाते होंगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल से हाथ पोंछ दिए और बेतकल्लुफ़ी से नान कटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर।
सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। हाँ, अभी पापा देखे और बिगड़े की धोती में घी स्याही सब लगाए हुए है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगाया हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहेगी। चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठकर चार्ट दुरुस्त करता रहा। डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले। चंदर, आजकल मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए सामाजिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ तो मानव जाति दुर्लभ नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं की रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है और अपने आप में ज़रूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों तक कायम रही, क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने भी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकले। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को बना दिया ऐसा अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। शादी ब्याह भी एक दो पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगे। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। शादी ब्याह को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और इसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिए की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए? ओहो, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने आप मन पर आधारित है, उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के बाद की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को अक्सर असफल होते ही देखा है। बोले, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं,
लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा, ओहो, ये सब तो साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तुम ये चार्ट बना डालो और निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा का पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथों से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर शुक्ला ने अभी 2 कोर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, तब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, आप बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो। बातें तो सुनो इसकी। ला, 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठा ली। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, कह तो दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा, यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा चलो औरन, महाराज ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बरनानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था कल। केसु कितनी अच्छी लड़की है,
इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और घेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और ये सब उस चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतरकुआत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा। और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। ये चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है। और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं। कह के गए हैं कि 2 बजे के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी। न नींद आएगी न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा। इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं। और सुधा की तबीयत सिवा पोएट्री के कुछ और पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर बस अपना मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई। और 3 बजे जब गेसु आई तो सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत, और ख़ास तौर से उसकी पलकें, वो तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी। और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कौन अछूता गुलाम मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियाँ की बनी हो। गेसु आई। उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोसिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ता से उसका चोटीला डोरी से एक छोर से बांधकर और दूसरा छोरा मेज के पाए से बांध दिया। और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठी और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। ओफो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला, बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर से बंधी हुई है। इससे पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद न आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोरी खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें, अभी से बेताब क्यों हो जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं, अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही है, वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा,
चल अब मैं चलूँ, अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ भी मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठ भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींच कर बिठलाते हुए कहा। अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी करने लगी है, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया है, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटी खाए। देखूंगी। और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्यालों में डूबी रहती है हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मार कर कहा। यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं, मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी को नहीं सिखाते रानी, बल्कि सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी, गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और रही बात मोहब्बत का, तो सच पूछ, मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर, गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो नहीं, इसमें मन में जांचने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे मालूम नहीं होता, सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधा, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे साबिरा पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें भी नहीं पता लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उसके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है कि नाजुक अशआर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मौन न लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ़ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए नहीं बनी मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी में 3:30 बजाए।
सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तो सबको समझाती है। इंतजार विंतजार नहीं है, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो ये है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा, कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा होता। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधा, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है। आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा भी लाएंगे। अच्छा सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था।